का अभिनंदन करते हुए क्रांतिकारियों की, संतों, सिद्धों, ऋषियों की इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अमेठी में मध्यकाल में ही एक सूफी संत हुए थे। और उन्होंने यहां की धरती में अपनी दोहावली के माध्यम से उस कालखंड में जो अपनी रचनाएं रची थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने यहीं से कहा था कि योगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। स्योतार महायोगी गोरखनाथ के वे अनन्य अनुयायी थे और उन्होंने उस योग की साधना में इतने पारंगत हुए थे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई थी। भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है, वह व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं देखती। अमेठी ने जिन लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। याद करिए, आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं, अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। और यही होता रहा है, अमेठी के साथ यही होता रहा है। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है।
इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालायित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। और जब उन्हें लगता है कोई चुनाव आ गया तो भाइयों बहनों फिर ये लोग निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर है। और भाइयों बहनों हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हम सबको इस बारे में विश्वास होना चाहिए कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और इसमें मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए और भी सौभाग्यशाली है। हम अपने सौभाग्य के लिए गौरव की अनुभूति करें और मुझे लगता है हर भारतीय को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हम भारतीय हैं और हिंदू हमारा सांस्कृतिक पहचान है, इस पर भी हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश का प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे थे। समाज के हरेक तबके के लिए योजनाओं की घोषणा कर रहे थे। प्रदेश में हमारी सरकार कार्य कर रही थी। मैं देख रहा था कि कोरोना कालखंड में भी आपकी लोकप्रिय सांसद, आपके विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपके बीच में आकर के आपकी सेवा कर रहे थे। लेकिन उस समय कांग्रेस फर्जी बस के नंबर देकर के श्रमिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी। आपने देखा होगा भाई बहन का फर्जीवाड़ा। 1000 बस का नंबर हमें दिए और जब मैंने उनकी जांच कराई तो पता लगा कि स्कूटर का नंबर दे दिया। ये तो एक वाहन का मैंने आरटीओ के यहां जांच करवाया तो पता लगा कि एक ट्रक जो पहले ही कंडम हो चुका कबाड़ी के यहां पड़ा हुआ उसका भी नंबर दे दिए। अब आप सोचिए कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक श्रमिक की जान को बचा रहे हैं, कोटा से अपने युवाओं को वापस ला रहे हैं, प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अपने नौजवानों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और कांग्रेस फर्जी बस का और स्कूटर का नंबर देकर के उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही थी।
आपने दृश्य तो देखा होगा ना, जब हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कार्रवाई करवाई थी। और इसलिए कार्रवाई कराई थी क्योंकि सरकार की कार्रवाई में बाधा पैदा करके ये लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे। कहीं कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक या फिर एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के उनका कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं था। पिछले 2 महीने से जब चुनाव की आहट सुनाई दी तो ये लोग जहां तहां थोड़ा अपना दर्शन देने के लिए आ रहे होंगे। यानी ये चुनावी पर्यटन है। चुनावी पर्यटन के बाद फिर 4.5 साल तक ये लोग गायब हो जाएंगे, फिर नहीं दिखाई देंगे और फिर दिखाई दे रहे होंगे, आ रहे होंगे। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, अलग अलग काम धाम इनके होते हैं और उसी में फिर निकल पड़े हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस देश की तस्वीर को बदला है और इस देश के प्रत्येक नागरिक की तकदीर को बदलने का कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। हमने तो नारा कोई ऐसा नहीं दिया था, हमने कोई गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक ही मंत्र दिया, सबका साथ और सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास का किया हमने। समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनकी सरकार के 5 साल में 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए, दिए नहीं, अभी कागजों में स्वीकृत हुए थे। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार के 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, हमने अब तक 43 लाख परिवारों को एक मकान दे दिया है। 43 लाख परिवारों को 2,61,00,000 परिवारों को एक शौचालय दे दिया है। हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय भी दे दिया है। 1,43,00,000 परिवारों को विद्युत का फ्री में कनेक्शन भी दे दिया है। और यही नहीं, 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवा दिया है। क्या कर रही थी कांग्रेस? 55-60 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी? और बहन जी को भी 3 बार अवसर मिला था। क्या कर रही थी ये सभी? भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के दौरान देश को हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। गरीब को राशन भी मिल रहा है, गरीब को मकान भी मिल रहा है, समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने का कार्य भी हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कोई सोचता था अमेठी होके हुए जाएगा, लेकिन आज अमेठी का भी एक बड़ा भूभाग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ा है। और भाइयों बहनों, ये केवल एक्सप्रेसवे नहीं है, अभी तो इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनने हैं। अमेठी के लोगों को यहीं पर उसके किनारे नौकरी और रोजगार भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होने जा रही है। आज तो ये हकीकत है, इतने कम समय में एक्सप्रेसवे का बन जाना। अबे एक्सप्रेसवे कोई इसको तो छुपा नहीं सकता, लेकिन हम लोगों ने बना के तैयार किया है। आज तो मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला 1947 से लेकर 2017 के बीच 70 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। अगर मैं 1947 के पहले भी जोड़ दूं तो कुल 17 मेडिकल कॉलेज बने थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं।
4.5 वर्ष में 35 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें अमेठी का भी एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज के लिए तिलोई में आज भारतीय यानी यहां पर 200 बेड्स का हॉस्पिटल भी यहां पे लोकार्पित हो गया है। भाइयों बहनों, ये विकास की प्रक्रिया पहले भी चल सकती थी। ये गरीबों को मकान, गरीबों को शौचालय, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा का कवर, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, ऑक्सीजन के प्लांट लगना। स्मृति जी न जाने कहां कहां से ला करके हर हॉस्पिटल में एक एक प्लांट स्थापित कर दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज लग चुके हैं। क्या कर रहे थे लोग 50 वर्षों तक? विकास की सोच थी नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा पहले कहां जाता था? आपकी समझ में आया होगा। ये जो गरीबों के आज मकान पैसे से हम लोग बना दे रहे हैं, पैसा पहले भी था, लेकिन ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा पहले चला जाता था सपा समाजवादी पार्टी के बबुआ के जो चिड़ है, वो कह ही रहे हैं ना। चुनाव आयोग से उन्होंने गुहार की है कि छापे चुनाव के बाद डलवाना है। ये नोट की नोट गड्डियां जो निकल रही हैं, ये जेसीबी से जो नोट निकाले जा रहे हैं, आपने जेसीबी से मिट्टी निकलते हुए तो देखा होगा, लेकिन जेसीबी से नोट की गड्डियां निकलती हुए देखी हैं? ये नोट की गड्डियां वही निकल रही है भाइयों बहनों। जो गरीबों के लिए मकान के लिए पैसा आया था पिछली सरकारों में, गरीबों के लिए अन्न के लिए जो पैसा पिछली सरकारों के लिए था, गरीबों के लिए स्वास्थ्य के लिए जो पैसा था, गरीबों के लिए अन्य योजनाओं का जो पैसा था, वही पैसा ये सब अपना बटोर बटोर करके रखे हुए थे। आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है। और इस कार्य को हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई, और जहां पर लगा ये अवैध है, वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है। भाई और बहन को जब माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है तो दोनों को बुरा लगता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। ये लोग पेशेवर अपराधियों को गले से लगाते हैं। गरीबों के लिए आने वाले पैसे को हड़प जाते हैं। विकास की योजना में डकैती डालने का कार्य करते हैं। और जब प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करती है, पेशेवर माफियाओं के द्वारा अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो इनको बुरा लगता है। आप मुझे बताइए, क्या प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं? आशीर्वाद है ना? आप लोग सहमत हैं कि चालू रहना चाहिए? ये चरेवेती होना चाहिए ना?
ये चलते रहना चाहिए। सभी की सहमति है? तो भाइयों बहनों, मैं भी आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। आप मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का ये भाई बहन बना लेते? याद करिए, सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जब पहले राष्ट्रपति जा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उस समय इनके परनाना ने विरोध किया था, यानी भगवान के मंदिर का हो रहा, उन्होंने कहा यह नहीं करना चाहिए। यानी कश्मीर में धारा 370 लगाने में उनको गुरेज नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 आतंकवाद की जड़ थी, लेकिन सोमनाथ के मंदिर का विरोध जरूर कर रहे थे। भाइयों बहनों, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी ये लोग कर रहे थे, और कुछ लोग तो कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो कह रहे हैं हम सत्ता में होते तो मंदिर का निर्माण अब तक कर चुके होते, तो फिर राम भक्तों पर गोलियों चलाने वालों माफी मांगोगे? राम भक्तों से क्या माफी मांगोगे इस कार्य के लिए? राम भक्तों का नृशंस हत्या करने वाले लोग आज मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है भाइयों बहनों, यही ताकत है आपकी। आज सब आपके सामने नतमस्तक है, और इसलिए आपके सामने नतमस्तक है क्योंकि इन्होंने पहले वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति की। इन लोगों ने पहले जातिवाद के नाम पर समाज को बांटा, और जब इन्हें लगा कि मोदी जी के आने के बाद वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद ये सब चला गया कूड़े के दान में, अब तो देश के अंदर एक ही बात गूंज रहा है, वह बात है राष्ट्रवाद का। तो अब ये भी नतमस्तक आपके सामने हो चुके हैं। नहीं तो ये लोग पहचानते ही नहीं थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहते थे। कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा रे बेकार की बात करते हो, फैसला आएगा, एक मच्छर नहीं मरेगा, सबसे शांतिपूर्ण दिन रहेगा। और हुआ ना, जिस दिन 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम जन्मभूमि के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था, प्रदेश में एक भी घटना नहीं घटित हुई। उत्साह के साथ सब लोग मग्न थे, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण दिन था। ऐसा लगता जैसे राम राज्य आ गया है, राम राज्य का दिन था भाइयों बहनों। 500 वर्षों के बाद ये सपना साकार किया है मोदी जी ने, लेकिन इन लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, इनको अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा अभी काशी में, भाइयों बहनों, अभी आपने काशी में देखा होगा, काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भव्य धाम काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होकर के आपने देखा होगा, टेलीविजन में कितने लोगों ने देखा काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन का कार्यक्रम? भाइयों बहनों, मोदी जी ने वहां पे क्या काम किया था? गए, पहले गंगा जी में डुबकी लगाए। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद गंगा जल अपने साथ कलश लेकर के आए थे, और कलश को लेकर गंगा जल लेकर के स्वयं गए, भगवान शिव का अभिषेक किया। आपने देखा ना? और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद फिर गए और श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा किए। देखा ना वह भी दृश्य? कभी किसी प्रधानमंत्री को श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? आपने इतिहास में तो सुना होगा कि जिन श्रमिकों ने ताजमहल का निर्माण किया था, उन श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे। मालूम है ना? एक उस सोच के लोग थे
और एक यह सोच है जो राष्ट्र निर्माण की है, जो काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करने वाले श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी करते हैं। भाइयों बहनों, ये लड़ाई ही वर्तमान में चल रही है, एक तरफ निर्माण की, एक तरफ विध्वंस करने वालों की। एक तरफ वे लोग हैं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो आतंकवादियों को ठिकाना लगा करके राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। एक वे लोग हैं जो गरीबों के लिए आने वाले मकान को, शौचालय को, विद्युत की व्यवस्था को, अन्न योजना के पैसे को हड़प करके अपने घर का विकास कराते थे, और दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद भी हो सकता था। मोदी जी ने आने के बाद जो काम शुरू 2014 में किया, ये काम 1947 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? ये काम 2004 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? 2009 में क्यों नहीं हो पाया? अगर ये बात हमने समझने का प्रयास किया होता भाइयों बहनों, तो संभवतः ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का दुस्साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो, सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की, और वह था सबका साथ और सबके विकास का। आज भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आज मुझे अच्छा लगा, यहां पर पिछले 5-7 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा यहां की तस्वीर बदली है। स्मृति जी जब से केंद्र सरकार में मंत्री बनी, आपने 2019 में उन्हें यहां से सांसद चुना। मैं देखता था 2014 से 2019 के बीच में जितनी बार माननीय स्मृति ईरानी जी ने अमेठी का दौरा किया, उतनी बार अपने 3 बार के कार्यकाल में भी श्री राहुल गांधी अमेठी नहीं आए थे। यानी वे सांसद नहीं थी यहां से, लेकिन फिर भी वे यहां की जनता की सेवा के लिए आती थी। 2019 में आपने सांसद के रूप में चयन किया, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा समग्र विकास की दिशा में अमेठी आगे बढ़ रही है। ये मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर और अन्य विकास की जो तमाम योजनाएं हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है, अभी एक ट्रामा सेंटर बनकर के तैयार हुआ है, बहुत शीघ्र वहां पे जो उपकरण दिए जाने हैं जगदीशपुर में, चाहे वह उपकरण के हो, चाहे वहां डॉक्टर्स की उपलब्धता हो, ये सभी हम उसके लिए उपलब्ध करवाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। और जिले में पुलिस लाइन के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग पहले ही मंजूरी कर चुके हैं। यानी जिला मुख्यालय के साथ ही यहां पर इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार के शीर्ष प्राथमिकता पर है। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज की सौगात आप सबको प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज आपके यहां 292 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, और 292 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज 2022-23 में यहां पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश की सुविधा भी यहां पर रहेगी। यहां के जो मेरिटोरियस छात्र हैं, मेडिकल के क्षेत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चिकित्सा सेवा में जो लोग अपने को समर्पित करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, और फिर धीरे धीरे करके यहां पे हम नर्सिंग का, पैरामेडिक्स का भी पाठ्यक्रम इसके साथ जोड़ करके एक मेडिकल हब के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने का कार्य करेंगे। आज मैं इसके लिए
यहां की इस योजना के लिए मेडिकल कॉलेज का यह संस्थान अमेठी जनपद में स्थापित हो सके। जो कार्य आजादी के बाद अमेठी में नहीं हो पाया, उस कार्य को एक समय सीमा के अंदर जब डबल इंजन की सरकार आई तो वायो डबल इंजन की सरकार ने वह करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य मिला, यहां के माननीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने, तिलोई के माननीय विधायक और इस जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जब एक साथ ताकत लगाई तो मेडिकल कॉलेज भी यहां पर स्थापित हो रहा है और मेडिकल कॉलेज की कार्रवाई इसी सत्र में प्रारंभ भी होगा। आज इस रूप में आपके सामने है। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं, विकास के लिए जब जागरूक जनप्रतिनिधि हो तो जनता जनार्दन को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वयं मेहनत करके आपके लिए उन प्रकार की योजनाओं को लेकर के आते हैं। और भाइयों बहनों, सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आपके विकास की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जन विश्वास यात्रा 5 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों पर आपका एक बार फिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस यात्रा का जो एक काशी से निकलने वाली यात्रा थी, गाजीपुर में इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और आपकी लोकप्रिय सांसद स्मृति जी ने ही इसका शुभारंभ किया था और आज समापन पर भी वे आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित होकर के उन्होंने आपका मार्गदर्शन यहां पर किया है। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करूंगा कि आपने इस जनविश्वास यात्रा के प्रति जो स्नेह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका आह्वान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वह करके दिखाएगी। भाई यही मुझे आप सबसे कहना था। आप सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ एक बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे